दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का यूपीएससी मेंटर डॉक्टर उदयभान सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टैरिफ युद्ध और उसके विविध पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप सबको पता है, पिछले लगभग 2 से 3 महीनों से सभी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैरिफ युद्ध को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, चिंतन मनन हो रहा, डिबेट हो रहा। लेकिन वह डिबेट एक विद्यार्थी के लिए, एक अभ्यर्थी के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहा या उसकी तैयारी कर रहा, कितना उपयोगी है या कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह चर्चा एकांगी हो रही है, समसामयिक पहलू पर हो रही है, उसके बेसिक पर नहीं हो रही है। इसलिए आज हम टैरिफ युद्ध और उसके विविध पहलू पर न केवल समसामयिक एस्पेक्ट्स को लेकर चर्चा करेंगे, बल्कि उसके बेसिक पर भी हम चर्चा करेंगे। जब किसी भी विषय वस्तु का बेसिक पता नहीं होता, उसकी बुनियाद पता नहीं होती है, तो वह विषय वस्तु अपने आप में नीरस लगने लगता, वह विषय वस्तु अपने आप में अरुचिकर लगने लगता। इसलिए हम अपनी प्रत्येक क्लास में जो हमारा टॉपिक होता है, उस टॉपिक का सबसे पहले बेसिक चर्चा करते हैं, बेसिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, हमारा टॉपिक है टैरिफ युद्ध और उसके विविध पहलू। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करके आपके सामने इसका डिस्कशन, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पर आज हम लेक्चर 1 आपको के प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें टैरिफ युद्ध की एबीसीडी के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। टैरिफ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इत्यादि के बारे में। मित्रों, सामान्यतया टैरिफ का मतलब होता है, टैरिफ की जब हम बात करते हैं तो टैरिफ को हिंदी में प्रशुल्क कहा जाता है। टैरिफ का संबंध आयात निर्यात से, टैरिफ इज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आयात और निर्यात से संबंध है। टैरिफ का संबंध आयात और निर्यात से है। जब किसी देश द्वारा अन्य देश से आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है, तो आयात और निर्यात की मात्रा पर जो टैक्स लगाया जाता, उसे टैरिफ कहा जाता। प्रशुल्क को हमने दो भागों में बांटते हैं। प्रशुल्क, जब टैरिफ, जिसे इंग्लिश में टैरिफ, हिंदी में प्रशुल्क कहा जाता। प्रशुल्क को दो भागों में, आयात कर, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स, दूसरा निर्यात कर, एक्सपोर्ट ड्यूटी। जैसे आयात कर का मतलब, सपोज दैट कोई भारतीय इंपोर्टर अमेरिका से कोई वस्तु मंगा रहा, तो भारत सरकार द्वारा आयातित वस्तु की कीमत, आयातित वस्तु की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आयातित वस्तु पर जो टैक्स लगाया जाता, उसे आयात कर, कस्टम ड्यूटीज कहा जाता, टैरिफ कहा जाता। आयात कर मात्रा के अनुसार भी लगता, आयात कर कीमत के अनुसार भी लगता। आयात कर प्रतिशत के रूप में भी लगाया जाता, आयात कर मात्रा के रूप में लगाया जाता। निर्यात कर का मतलब होता, अगर इंडिया का कोई एक्सपोर्टर संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन को कोई वस्तु निर्यात कर रहा, उस पर भारत सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता, उसे निर्यात कर कहा जाता। तो निर्यात कर निर्यातित वस्तु पर निर्यात करने वाले देश द्वारा लगाया जाता। आयात कर आयातित वस्तु पर आयात करने वाले देश द्वारा लगाया जाता। तो टैरिफ का मतलब होता है आयात कर और निर्यात कर।
टैरिफ एक प्रकार का प्रशुल्क है, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। टैरिफ किसी भी देश के विदेशी व्यापार नीति का एक पहलू होता, एक पक्ष होता। तो यहाँ पर टैरिफ के विविध पहलुओं पर चर्चा परिचर्चा करने के पहले हम व्यापार के संदर्भ में, विदेशी व्यापार के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। विदेशी व्यापार के दो पहलू होते, सामान्यतः निर्यात और आयात। लेकिन विदेशी व्यापार नीति की जब बात होती है, विदेशी व्यापार नीति में ही हम मुक्त व्यापार की बात करते हैं, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की बात करते हैं, और संरक्षित व्यापार की बात करते हैं। मुक्त व्यापार और संरक्षित व्यापार की बात, यह किसी भी देश की विदेश व्यापार नीति के दो पहलू होते हैं, मुक्त व्यापार और संरक्षित व्यापार। इनका संबंध आयात और निर्यात से होता। मुक्त व्यापार विदेशी व्यापार की वह स्थिति होती है जिसमें घरेलू वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाता। घरेलू और विदेशी दोनों वस्तुएं पर समान दृष्टि से समानतया कर का आरोपण किया जाता, प्रशुल्क का आरोपण किया जाता। उनके संदर्भ में एक समान नीतियां अपनाई जाती है। मुक्त व्यापार की स्थिति में प्रशुल्कों को न्यूनतम किया जाता है, अन्य बाधाओं को दूर किया जाता। कहा जाता है कि जिस प्रकार एक घरेलू वस्तु अपने देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में गतिशील होती है, उसी प्रकार गतिशीलता विदेशी वस्तुओं के संदर्भ में होनी चाहिए। अगर आज भारत में बाबा रामदेव के द्वारा बनाए गए कोल्ड ड्रिंक मार्केट में, घरेलू बाजार में पूरी तरह से मोबाइल है, तो उसी प्रकार पेप्सी, कोको कोला और लिम्का भी भारतीय बाजार में मोबाइल हैं। उन पर किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल बैरियर नहीं लगाया गया कि यह विदेशी वस्तुएं हैं तो फ्रीली भारतीय बाजारों में बिक नहीं सकती हैं, और यह वस्तु भारतीय वस्तु है तो इसे फ्रीली बेचने का अधिकार हो। ऐसा कुछ नहीं। मुक्त व्यापार के स्थिति में घरेलू वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं दोनों की स्वतंत्र गतिशीलता पाई जाती है, फ्री मोबाइलिटी पाई जाती है। मुक्त व्यापार की स्थिति में प्रशुल्कों को कम किया जाता, बाधाओं को दूर किया जाता, लाइसेंस प्रक्रिया को लिबरलाइज किया जाता। मुक्त व्यापार को संचालित करने के लिए ही WTO की स्थापना की गई है। मुक्त व्यापार की मान्यता, मुक्त व्यापार की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि एक देश को सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक देश को केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिनके उत्पादन में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त हो, जबकि अन्य वस्तुओं का उन्हें विदेशों से आयात कर लेना चाहिए। मुक्त व्यापार की स्थिति में विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता। मुक्त व्यापार की स्थिति में लेबर डिवीजन होता है। जब मुक्त व्यापार होता है तो मुक्त व्यापार की स्थिति में, मुक्त व्यापार की स्थिति में लेबर डिवीजन होता। अगर मुक्त व्यापार हो रहा तो लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता। श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता तो विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता। विशिष्टीकरण जब बढ़ता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है। उत्पादन और रोजगार में जब वृद्धि होती है तो व्यापार में भी वृद्धि होती है। व्यापार में वृद्धि होती है
तो इससे हमारा व्यापार से संतुलन में आता है, हमारे देश के नागरिकों के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होता है। तो व्यापार के माध्यम से विकास को बढ़ावा दे करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाता। मुक्त व्यापार की अवधारणा एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में दिया। वेल्थ ऑफ नेशन में दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाने लगा। गैट की स्थापना हुई। गैट के द्वारा 1995 में WTO की स्थापना की गई। मुक्त व्यापार की स्थिति में विदेशी व्यापार के रास्ते में जो बाधाएं होती है दूर किया जाता, प्रशुल्कों को कम किया जाता, नॉन टैरिफ बैरियर को हटाया जाता, कोटा सिस्टम को समाप्त किया जाता, एटसेट्रा। तो मुक्त व्यापार के रास्ते में 3 प्रकार की बाधाएं होती है। बाधाएं होती हैं, हम उन्हें प्रशुल्की बाधा, गैर प्रशुल्की बाधा और गैर आर्थिक बाधा के रूप में देखते हैं। या हम कह सकते हैं कि मुक्त व्यापार के रास्ते में जो बाधा होती है, मुक्त व्यापार के रास्ते में निहित बाधाएं, रास्ते में निहित बाधाएं, 2 प्रकार की बाधाएं की हम बात करें। आर्थिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं और गैर आर्थिक बाधाएं, गैर आर्थिक बाधाएं। जब आर्थिक बाधाएं की बात हम करते हैं तो प्रशुल्की बाधाएं होती हैं। प्रशुल्की बाधाएं, कोटा संबंधी बाधाएं, कोटा संबंधी बाधाएं। गैर आर्थिक बाधाओं में नीतिगत एवं राजनीतिक बाधाएं होती हैं। नीतिगत और राजनीतिक बाधाएं होती हैं। तो जब मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता तो इन सभी प्रकार की बाधाओं को 1 बाय 1 करके दूर किया जाता है। मुक्त व्यापार के संदर्भ में द्विपक्षीय स्तर पर भी प्रयास किए जाते हैं, बहुपक्षीय स्तर पर भी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मुक्त व्यापार को संचालित करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। जैसा कि वर्तमान में भारत ने एक लंबे समय तक बातचीत करने के बाद लगभग 3 से 4 वर्ष की वार्ता के बाद ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से हम प्रशुल्की बाधाओं को कम करते हैं, दूर करते हैं, कोटा संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं, नीतिगत बाधाओं को दूर करते हैं, राजनीतिक बाधाओं को दूर करते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कोटा संबंधी बाधा का मतलब होता है जब किसी देश द्वारा किसी देश के साथ आयात और निर्यात की मात्रा निर्धारित कर दी जाती है कि इससे अधिक हम आयात या निर्यात नहीं करेंगे, तो यह कोटा संबंधी बाधा कहलाती है। तो मुक्त व्यापार के रास्ते में प्रशुल्की बाधा भी होती है, कोटा से, और नीतिगत बाधा, राजनैतिक बाधाएं भी होती हैं। तो 1995 के बाद धीरे धीरे कोटा संबंधी बैरियर को समाप्त किया गया, प्रशुल्की बाधा को समाप्त किया गया। 1 बाय 1 करके विश्व के विभिन्न देशों द्वारा मुक्त व्यापार के रास्ते में जो बाधाएं थी दूर किया गया, कानूनों में परिवर्तन किया गया, नई नीतियां अपनाई गई, एटसेट्रा। मुक्त व्यापार का दूसरा, विदेशी व्यापार का दूसरा पहलू होता है संरक्षित व्यापार। विदेशी व्यापार का दूसरा पहलू होता है संरक्षित व्यापार।
प्रोटेक्टेड ट्रेड, संरक्षित व्यापार विदेशी व्यापार की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत घरेलू वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं में विभेद किया जाता, घरेलू वस्तुओं को संरक्षण दिया जाता, घरेलू वस्तुओं पर कम टैक्स लगाया जाता, घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में लाइसेंस प्रक्रिया सरल और उदार होती है, विदेशी वस्तुओं के संदर्भ में लाइसेंसिंग प्रक्रिया जटिल होती है, विदेशी वस्तुओं के व्यापार को नियमन के लिए कठोर कानून बनाए गए होते हैं। संरक्षित व्यापार का उद्देश्य आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही होता है। संरक्षित व्यापार, संरक्षित व्यापार, प्रोटेक्टेड ट्रेड का उद्देश्य आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों होता। आर्थिक उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण दे करके उनका विकास सुनिश्चित करना, उनको प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाना होता। एक संरक्षित व्यापार का उद्देश्य आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों होता है। आर्थिक और गैर आर्थिक उद्देश्य होता है घरेलू उद्योगों का विकास करना, घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, घरेलू उद्योगों का विकास करना तथा आत्मनिर्भर बनाना होता, आत्मनिर्भर बनाना। संरक्षित व्यापार का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों का विकास करना, उन्हें आत्म ऐसा आर्थिक उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भी किया जाता है। अपने गैर आर्थिक उद्देश्य को भी हम घरेलू उद्योगों का विकास करके उनको संरक्षण प्रदान करके अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अपना आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसा करके हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, विदेशों पर आत्मनिर्भरता कम करना चाहते हैं, विदेशों पर आत्मनिर्भरता कम करना, विदेशों पर आत्मनिर्भरता कम करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। विदेशों पर आत्मनिर्भरता कम करना, विदेशी हस्तक्षेप से बचना, विदेशी दबाव में कार्य न करना। तो संरक्षित व्यापार के अंतर्गत शिशु उद्योग तर्क दिया जाता, जिस प्रकार बच्चे के लालन पालन, शुरू में बच्चे के लालन पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता, उसी प्रकार अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में घरेलू उद्योगों को शुरू में अधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है, अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, अधिक देखभाल, क्योंकि उनके पास तकनीक पिछड़ी हुई होती है, संसाधनों की कमी होती है, कुशल मानवीय पूंजी का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके उनको हम विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धी बनाना चाहते हैं, भविष्य में विकसित देशों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना चाहते हैं। तो यह हमारा संरक्षण का आर्थिक उद्देश्य होता, जो कहीं से गलत भी नहीं, लेकिन संरक्षण की नीति अस्थायी नहीं होनी चाहिए। संरक्षण की नीति जो होती टेम्पररी होना, जब हमेशा संरक्षण मिलने लगता
तो हम प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं होते हैं। तो यह हमारा संरक्षित व्यापार। विदेशी व्यापार के दो हमने प्रारूप बताया, मुक्त व्यापार और संरक्षित व्यापार। समय समय पर एलपीजी के दौर में भी संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जाती रही है। इसके आर्थिक कारण भी रहे हैं और गैर आर्थिक कारण भी रहे हैं। तो संरक्षण के माध्यम, संरक्षण के रास्ते, संरक्षण कैसे दिया जा सकता है? संरक्षण के रास्ते, संरक्षण के आर्थिक रास्ते भी हैं, गैर आर्थिक रास्ते भी हैं। संरक्षण के आर्थिक उपाय या रास्ते और गैर आर्थिक उपाय। गैर आर्थिक उपाय, आर्थिक उपाय के अंतर्गत हम टैरिफ की बात करते हैं, प्रशुल्क की बात करते हैं, कोटा की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं, अन्य सहायता उपलब्ध कराने की बात करते हैं, करते हैं। गैर आर्थिक उपाय में व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, व्यापार का नियंत्रण करना जैसे कदम उठाए जाते। हमने कहा कि संरक्षण के अंतर्गत टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, अन्य सहायता, यह संरक्षण के आर्थिक उपाय। हम घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्कों में वृद्धि कर देते हैं, विदेशी कंपनियों पर अधिक प्रशुल्क लगाने लगते हैं, उनके संदर्भ में नीतियों को अधिक कठोर एवं जटिल बना देते हैं, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को कठिन बना देते हैं, आयात की मात्रा निर्धारित कर देते हैं इत्यादि। तो यहाँ पर हमारा प्रशुल्क लगाना, प्रशुल्कों में वृद्धि करना, टैरिफ में वृद्धि करना, अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करना होता, अपने घरेलू उद्योगों का विकास सुनिश्चित करना होता। जो प्रशुल्क में संरक्षण का जो आर्थिक उद्देश्य में प्रशुल्क है, तो प्रशुल्क में वृद्धि करके हम अपने उद्योगों का संरक्षण देते हैं, अपने उद्योगों का विकास करते हैं, अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाते हैं। यहाँ संरक्षण की नीति परमानेंट नहीं होती। हम घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयातित वस्तुओं की मात्रा भी निर्धारित करते हैं, निर्यात की जाने वाली वस्तु की भी मात्रा निर्धारित की जाती है, घरेलू उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जाती है, नगद सब्सिडी भी दी जाती है, गैर नगद सब्सिडी उपलब्ध, तकनीक उपलब्ध इत्यादि, ये सब होता। तो प्रशुल्कों में वृद्धि तय करना एक सामान्य प्रक्रिया होती है। सामान्यतया प्रशुल्कों में वृद्धि को हम सामान्यतया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशुल्कों में वृद्धि को एक सामान्य गतिविधि के रूप में, एक निर्णय के रूप में देखा जाता। किसी भी देश को अधिकार है कि वह प्रशुल्कों में वृद्धि या कमी कर सकता है, लेकिन यह युक्ति संगत आधार पर होना चाहिए, तार्किक आधार पर होना चाहिए। यह किसी राजनीतिक बदले की कार्रवाई या प्रतिशोध की भावना से नहीं किया गया होना। आर्थिक उद्देश्यों को, अपने आर्थिक हितों को
सुरक्षित करने को लेकर के किया गया होना चाहिए। प्रशुल्कों में कमी भी की जाती है, प्रशुल्कों में वृद्धि भी की जाती है। लेकिन जो आज का विषय वस्तु है, प्रशुल्क युद्ध, टैरिफ युद्ध, तो यह एक नकारात्मक अवधारणा है। जो टैरिफ युद्ध की अवधारणा है, एक नकारात्मक अवधारणा। जब किसी देश द्वारा अनेक देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ में लगातार वृद्धि की जाने लगती है और अन्य देशों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए संबंधित देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर प्रशुल्कों में वृद्धि की जाती है, तो यह टैरिफ युद्ध। सामान्य अर्थों में आप कह सकते हैं कि टैरिफ युद्ध वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच एक दूसरे के उत्पादों पर, एक दूसरे के यहाँ से आने वाले उत्पादों अर्थात आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्कों में वृद्धि करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, तो इसे टैरिफ युद्ध कहा जाता है। टैरिफ युद्ध वन साइडेड भी होता है, टैरिफ युद्ध बाई टू साइडेड या मल्टीपोलर भी होता है। टैरिफ युद्ध का मतलब प्रशुल्कों में वृद्धि करना। जब दो या दो से अधिक देशों द्वारा एक दूसरे के यहाँ से आयातित उत्पादों पर प्रशुल्कों में वृद्धि की जाती है, तो इसे हम टैरिफ युद्ध का नाम देते हैं। जैसा कि वर्तमान में देखने को मिल, हालांकि 2015-16 में भी अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ युद्ध देखने को मिला, चाइना और भारत के बीच सीमित युद्ध देखने को मिला, अमेरिका और भारत के बीच एक सीमित युद्ध देखने को मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ युद्ध की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टैरिफ युद्ध जो जिसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है, वह एक नया रूप लिया। उसके पीछे आर्थिक कारण नहीं है, उसके पीछे गैर आर्थिक कारण छिपे हुए हैं। जैसा मैं समझता हूं, टैरिफ युद्ध, टैरिफ में वृद्धि आर्थिक कारणों से भी की जाती है, गैर आर्थिक कारणों से भी की जाती है। तो जो आजकल वर्तमान में हो रहा है, वह गैर आर्थिक कारणों से अधिक की जा रही। टैरिफ युद्ध के दो कारण, आर्थिक कारण और गैर आर्थिक कारण भी होते हैं। टैरिफ युद्ध के दो, आर्थिक और गैर आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब जब किसी देश द्वारा, जब दो या दो से अधिक देशों द्वारा अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए, अपने आर्थिक हितों को संरक्षित करने के लिए एक दूसरे के उत्पाद पर प्रशुल्कों में वृद्धि करते हैं, तो इस वृद्धि का उद्देश्य अपने हितों, विशेषतया अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना होता, जो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन टैरिफ युद्ध जब बदले की कार्रवाई से या किसी राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के किया जाता, तो यह गलत माना जाता। जब किसी देश द्वारा किसी देश से आयात होने वाली वस्तुओं पर अपने देश में बिना किसी आर्थिक कारण के प्रशुल्कों में वृद्धि कर दी जाती है, तो इस प्रकार की कार्रवाई बदले की भावना से की गई कार्रवाई मानी जाती है। इस प्रकार की कार्रवाई को आर्थिक आधार पर तर्कसंगत या उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। टैरिफ में वृद्धि का जो गैर आर्थिक उद्देश्य है, यह राजनीतिक होता, यह बदले की कार्रवाई से या किसी दूसरे देश को
परेशान करने के लिए किया गया होता। जो टैरिफ में वृद्धि का जो गैर आर्थिक कारण है, वह हमेशा एक दूसरे की संप्रभुता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के प्रयास के रूप में होता। एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को डैमेज करने के रूप में होता। एक दूसरे को अपने साथ आने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया होता। तो जो डंप टैरिफ में वृद्धि का जो दूसरा उद्देश्य है, गैर आर्थिक उद्देश्य है, यह कहीं से भी आर्थिक दृष्टिकोण से तर्कसंगत या लाभकारी नहीं होता। यह दोनों देश, जो जिसने टैरिफ युद्ध शुरू किया उसके लिए भी, और जिस देश की वस्तुओं पर टैरिफ में वृद्धि की गई उसके लिए, यह दोनों पक्षों के लिए लाभकारी नहीं होता। जैसा आप वर्तमान में देख रहे हो, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ में वृद्धि किया। इससे केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर ही नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसका प्रभाव अमेरिका पर भी नकारात्मक पड़ेगा। भारत पर भी नकारात्मक पड़ेगा तो अमेरिका पर भी नकारात्मक पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं गैर राजनीतिक, गैर आर्थिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चाहे सिंदूर ऑपरेशन की भूमिका हो, या कश्मीर इशू को लेकर के भारत द्वारा अमेरिका की सलाह को न मानना हो, या सिंदूर ऑपरेशन में को सिंदूर ऑपरेशन को रुकवाने के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति जो श्रेय लेना चाहते हैं, भारत देने से इनकार कर दिया, कहा कि अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। या रशिया के द्वारा तेल खरीदने को लेकर के भारत पर दबाव डालने की रणनीति हो, तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो टैरिफ में वृद्धि की गई है, भारत पर जो बहुत अधिक टैरिफ लगाया गया है, उसका मूल उद्देश्य आर्थिक नहीं है, गैर आर्थिक है। यह भारत सरकार को दबाव में लाने के लिए, भारत और रशिया के संबंधों में असंतुलन उत्पन्न करने के लिए, भारत को रशिया से अलग करने के लिए, या भारत जो अपनी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राजनीति में अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहा, उसको प्रभावित करने के लिए, भारत द्वारा अमेरिका का खुलकर साथ न दिए जाने के कारण, या अमेरिकी खेमे में भारत द्वारा खुलकर प्रतिभाग न करने के लिए कारण चलाया गया। तो जो वर्तमान में टैरिफ युद्ध है, वह गैर आर्थिक कारणों से चलाया गया। एक अभ्यर्थी के लिए यह जानना जरूरी है कि टैरिफ में वृद्धि का आर्थिक उद्देश्य क्या होता और गैर आर्थिक उद्देश्य क्या होता। टैरिफ में वृद्धि करके एक देश अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षित करता, अपने घरेलू बाजार को विदेशी बाजारों, विदेशी उत्पादों के बाजार होने से रोकना चाहता, घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू उत्पादों को उपभोग करने के लिए प्रेरित करना चाहता, विदेशी उत्पादों पर विदेशी उत्पादों के उपभोग पर आत्मनिर्भरता खत्म करना चाहता, अपनी आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित करना चाहता, अपने आर्थिक और राजनैतिक संप्रभुता की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता। तो जो टैरिफ में वृद्धि करके हम अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए और होता। लेकिन जब टैरिफ में वृद्धि आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न करके गैर आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, या गलत तरीके से की जाती है, इसका विरोध। जब टैरिफ में वृद्धि का जो गैर आर्थिक उद्देश्य संबंधित देश को परेशान करना,
संबंधित देश को मजबूर करना, उसकी स्वतंत्र आर्थिक और विदेश व्यापार नीति को प्रभावित करना, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना, उसे अपने गुट में सम्मिलित होने के लिए बाध्य करना, उसके बाजार पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करना, जैसा किया। तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो भारत या अन्य देशों पर टैरिफ लगाया गया, उसका मूल उद्देश्य गैर आर्थिक है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसका भारत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कितना प्रभाव पड़ेगा, अधिक या कम, इसका अभी मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था 3D से संचालित हो रही है। डिमांड, डेमोग्राफी एंड डेमोक्रेसी। भारत में डेमोक्रेसी भी है, पॉपुलेशन भी है और डिमांड भी है। तो अगर भारत सरकार अमेरिका को निर्यात नहीं कर पाती है, तो भारत अपने उत्पादों का उपयोग घरेलू बाजार में मांग उत्पन्न करके कर सकता है। तो भारत में डिमांड भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। तो इसके कारण भारत इसको संतुलित कर लेगा। भारत अपने उत्पादों के लिए आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने जा रहा। भारत पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान जैसे देशों में, भारत दक्षिण अमेरिका के देशों में, भारत अफ्रीका के देशों में अपने लिए बाजार खोजने की कवायद शुरू कर चुका। पहले से भी भारत सरकार फोकस मार्केट नामक कार्यक्रम चला रही है, जिसकी श्रृंखला 1992 में शुरू होती है। फोकस मार्केट कार्यक्रम के अंतर्गत दुनिया के अनेक देशों में हम अपने लिए बाजार खोज रहे हैं। तो अगर अमेरिका में भारतीय निर्यात में कमी आती है, जो स्वाभाविक रूप से वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में कमी आएगी, तो ऐसी स्थिति में भारत घरेलू मांग को बढ़ा करके उन उत्पादों का प्रयोग में ला सकता। पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के देशों में नए बाजार खोज करके हम उसे समायोजित कर सकते। तत्काल में जरूर चुनौती उत्पन्न होगी, इसका तत्काल में उत्पादन और रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, इसका तत्काल में निर्यात में कमी हमें दिखाई पड़ेगी। ऐसे स्थिति में तुरंत हमें घरेलू मांग को बढ़ाना होगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होगा, निर्यातकों और उत्पादकों को बेल आउट पैकेज देना होगा, उनके लिए अधिक स्कीम लानी होगी। ऐसा करके हम अपने को बचा सकते हैं। हम अमेरिका, यह सर्वविदित है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। अमेरिका को सबसे अधिक हम निर्यात करते हैं। हमारे निर्यात में लगभग 15 से 20% के बीच अमेरिका का हिस्सा है। तो अमेरिका के साथ हमारे होने वाले निर्यात में गिरावट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका प्रभाव तत्कालिक रूप से हमारे ऊपर अच्छा, लेकिन हम हम उसके लिए तैयार हैं, उसका विकल्प तैयार कर सकते हैं। हमेशा के लिए अमेरिका या किसी पर्टिकुलर देश पर अपनी निर्भरता कम कर सके। तो दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा जो प्रशुल्कों में वृद्धि की गई है, इसका प्रभाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा। भारतीय वस्तुएं अमेरिका में महंगी हो जाए, अमेरिका में दवाइयां महंगी हो रही हैं। पैरासीटामॉल तक भारत अमेरिका को सप्लाई करता। अमेरिका में जो दवाइयां अमेरिकी मार्केट में 50% दवाइयां भारत से जाती हैं। तो भारतीय उत्पादों पर प्रशुल्कों में वृद्धि करने से अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी।
अमेरिका में महंगाई उत्पन्न होगी, जिसका सीधा प्रभाव अमेरिका के लोगों पर पड़ेगा। अमेरिका में महंगाई उत्पन्न होगी तो अमेरिकी नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड प्रभावित होगा। ठीक है कि उनकी इनकम अधिक है, लेकिन व्यक्ति की इनकम कितना भी अधिक क्यों न हो, वह कम से कम कीमत पर वस्तुओं को खरीदना चाहता। अमेरिका में भी महंगाई उत्पन्न हो, अमेरिका में वस्तुओं की किल्लत उत्पन्न होगी, अमेरिका में होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। हो सकता है कि अमेरिकी आयातक कंपनियां भारतीय उत्पादों को किसी अन्य देश के रास्ते खरीदना शुरू कर दें। भारत अपने उत्पाद फ्रांस को बेचता, फ्रांस की कंपनियां अमेरिकी कंपनियों को यह प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें। इस तरह की गतिविधियां भी देखने मिलती। दूसरा तरफ अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में वृद्धि किया है, तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ में वृद्धि करना शुरू कर दिया। अमेरिका से कि बादाम जो अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य जो बादाम उत्पादन के लिए जाना जाता अपनी क्वालिटी के लिए, आज भारत सरकार ने अमेरिका से आयातित होने वाले बादाम की मात्रा का कोटा फिक्स कर दिया। पहले की तुलना में 50% आयात कम कर दिया है और अमेरिका से आई हुई बादाम की खेप को वापस लौटा दिया कि यह बादाम पुरानी है, इसमें क्वालिटी नहीं है। इसका प्रभाव सीधा अमेरिका के कैलिफोर्निया के बादाम उत्पादक किसानों पर पड़ने लगा है। अमेरिका के बादाम उत्पादक किसान अपने बादाम को सड़कों पर रख करके वहां आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे अमेरिका का भी निर्यात घटेगा, अमेरिका के किसानों को क्षति होगी। भारत ने अमेरिका से आने वाले सोयाबीन की खेप को लौटा दिया। भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल के परचेज पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि टैरिफ युद्ध का प्रभाव केवल भारत पर ही पड़ेगा, टैरिफ युद्ध का प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमने शुरू में कहा कि टैरिफ युद्ध एक नकारात्मक अवधारणा है। टैरिफ युद्ध संबंधित दोनों पक्षों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह अलग बात है कि किसी को अधिक प्रभावित करती है, किसी को कम प्रभावित करती है। तो एक विद्यार्थी के लिए यहाँ पर तैयार करना कि टैरिफ युद्ध से आशय क्या, टैरिफ युद्ध का उत्पादन और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, टैरिफ युद्ध विदेशी व्यापार शेष और विदेशी भुगतान शेष को किस प्रकार संतुलित और असंतुलित करने में सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका निभा सकती है, इस पर प्रश्न आपको तैयार करना। अमेरिका और भारत के टैरिफ कि अमेरिका और भारत के बीच जो टैरिफ युद्ध शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके कारण क्या है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टैरिफ युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। इन सभी पहलुओं पर भी आपके साथ मैंने चर्चा किया और अभ्यर्थियों को इन सभी पहलुओं पर अपनी तैयारी को रखनी होगी। क्लियर हुआ? तो अभी मैंने आपको टैरिफ युद्ध को लेकर के हमने आपके साथ चर्चा किया। टैरिफ पार्ट 1 की बात हमने किया, टैरिफ युद्ध। तो टैरिफ युद्ध पर एक लेक्चर और हम लेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर होगा टैरिफ युद्ध का भारत पर प्रभाव, इस पर। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि अगर यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरे लेक्चर्स में आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सफलता के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए बेहतर कंटेंट विश्लेषण और मार्गदर्शन आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।